Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. आज हम कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय में व्याकरण का टॉपिक भाषा सज्जता जानेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के का पहला पाठ समझेंगे। स्टूडेंट्स, आप ये व्याकरण का टॉपिक समझिए और उसे नोटबुक में कॉपी कीजिए और फिर उसके बाद जो 5वां चैप्टर है उसका पहला पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ उसे अच्छी तरह से समझिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 5वां चैप्टर सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। भाषा सज्जता, पेज नंबर 26। संज्ञा का प्रयोग। आप संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। तो सोना कीमती धातु है। धातु। गंगा पवित्र नदी है, पवित्र। उमंग दौड़ रहा है, दौड़। जल जा रहा है, जा। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं आया, जंगल में नहीं आया। निम्नलिखित विधान को समझिए और पढ़िए। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। बगीचे में एक लड़का है, बगीचे में कई लड़के हैं। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे में लड़का से लड़के हो गया है, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन वाक्य में परिवर्तित कीजिए। मुझे लुटेरे का डर है, डर था। मुझे लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी, पक्षियों ने उड़ान भरी। उसने मुझे मिठाई दी, उसने मुझे मिठाइयाँ दी। निम्नलिखित वाक्यों पढ़िए और वाक्यों में गाढ़े काले शब्द को समझिए। भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में। पहला वाक्य, बच्चे प्रार्थना करते हैं। बच्चों को प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। दूसरा वाक्य, नदी की चौड़ाई अधिक है। भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना जो बहुवचक रूप में था, उसके साथ दिए वाक्य में प्रार्थना को एक प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। इतना जानिए। बहुवचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित बहुवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। विज्ञान ने दूरी को कम किया है। विज्ञान से दूरियां कम हुई है। नदी की लंबाई अधिक है। नदियों की लंबाइयाँ अधिक है। योग्यता विस्तार। छात्र के लिए शिक्षक की मदद से प्रकृति के तत्व पर आधारित काव्यों का संकलन कीजिए। इसके आधारित जो काव्य है वो आपको ढूंढ के लिखना है। चलो अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। बालमन यानी आपके जैसे बालक डॉक्टर अब्दुल कलाम से बारी बारी से प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर कलाम उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुतियाँ साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ये तब की बात है जब वो भारत के राष्ट्रपति के पद पर थे और तब जब बच्चे उन्हें सवाल पूछते थे तो वो उनके सवालों को तुरंत जवाब देते थे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम बैठे हुए हैं और उनके साथ बाकी के बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैथ स्कूल चेन्नई। ये चेन्नई से किसी बच्चे ने जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है उसने प्रश्न पूछा है
क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? कोई आपका ऐसा प्रसंग हो जो आपको अभी तक याद हो? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवन उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो डॉक्टर कलाम क्या जवाब देते थे जब वो 5वीं कक्षा में थे? तो उनके जो शिक्षक थे डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर, वो उन्होंने पक्षी कैसे उड़ता है ये चीज़ का जीवन प्रसारण उनको समुद्र तट पर ले जाकर दिखाया। ये बात उनके मस्तिष्क में ऐसे बैठ गई कि उन्हें विज्ञान पढ़ने में रुचि आ गई। अब दूसरा प्रश्न है, सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। ये बच्चे 5वीं कक्षा का बालक है जो नागपुर से है। इसने ये प्रश्न पूछा है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हमें कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का ही चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। तो डॉक्टर कलाम ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया कि हमें हमारी शिक्षा हमारी मातृभाषा में ही लेनी चाहिए, कॉलेज भी हमारी मातृभाषा में ही करनी चाहिए, जिससे बालक अच्छी तरह से जो चीज़ समझनी है वो समझ सके। पर इसमें ये दो राय भी नहीं है कि जो अंग्रेजी भाषा है, ऐसी जो वैश्विक स्तर पर जो भाषा चल रही है उसका ज्ञान भी हमें होना जरूरी है। तीसरा प्रश्न, अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से पूछा गया है। मुंबई का रहने वाला बच्चा है जो 5 साल का 5वीं कक्षा में पढ़ता है, जिसने प्रश्न पूछा है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आपके जैसा बनना है तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे ही और बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं का पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जब आप युवा अवस्था में आते हैं तभी से आपको एक दृढ़ निश्चय बना लेना चाहिए कि मुझे ये ही बनना है, मुझे ये काम ही करना है। और एक बार जब आपने सोच लिया तब वही चीज़ के पीछे हमें हार्डवर्क स्टार्ट कर देनी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें उसी राह में उसी दिशा में आगे जाना है, जिससे एक न एक दिन हम वो लक्ष्य तक पहुँच सके। आगे का प्रश्न पूछा है, चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई से है। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने जवाब दिया कि 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में हमें परिवर्तित करना है और 1 अरब जो भारतीय है उन हरेक के चेहरे पर एक मुस्कान लाने की जो बात है वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक कक्षा 7 डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई। मलाड की स्कूल से एक बच्चे ने जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है उसने पूछा है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है?
आपकी नज़र में साहस किसे कहते हैं? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपनी जान की परवाह किए बिना किसी दूसरे की मदद करना, वो सबसे बड़ा साहस है। आगे का प्रश्न है, तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन से पूछा है, जिसने हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी राज्य में कोई भी देश में रहता है, लेकिन अगर उनका मूल भारत है तो वो एक भारत का ही परिवार है और इसी सौभाग्य की स्थिति से उसे हमेशा भारत के साथ जुड़े रहना चाहिए। आगे का प्रश्न है, सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर से पूछा है, 10वीं का छात्र है। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। यानी उन्होंने ऐसा कहा कि जो भी बनना चाहता है, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे वो मजदूर बनना चाहता है, हर एक आदमी भारत के विकास के लिए उतना ही जरूरी है जो बड़ा आदमी जरूरी है। तो हर एक को अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? आप तो बोलते हैं कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र में उसे सम्मानित किया जाएगा, तो क्या भारत में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके साथ जो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो क्या उससे ये सब संभव होगा? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का एक यही उपाय है विकास के तौर पे ही हम स्त्री शिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं और स्त्री में ये जागरूकता ला सकते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। इसी तरह से जो भारत में जनसंख्या की जो आपदा है उसे हम कम कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम को पूछता है बालक कि आपको ऐसा ही क्यों लगता है कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका की उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही हमें विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। हमारे पास भारत में युवा पीढ़ी बहुत बड़ी संख्या में है और इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा। आगे का प्रश्न है एस कार्तिक, कक्षा 12,
अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो कार्तिक ने पूछा है कि बहुत बड़े बच्चों के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती, तो वो उसे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने के हेतु पात्रता भी बनेगी, जिनमें ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। तो ये हमें समझाते हैं कि जो आर्थिक रूप से जो बालक आर्थिक रूप से दुर्बल है, तो ऐसे बालकों के लिए गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप की सुविधा की है, और अगर आप उससे भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप बैंक में से लोन भी ले सकते हैं, और इसी तरह से आप आगे बढ़ के आर्थिक समस्याओं का हल कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता मिथुन, द्वितीय वर्ष, बी लेवल, AICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक राजनीतिक व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों को उत्थान के लिए कार्य करना होगा। तो एक सक्षम पॉलिटिशियन को क्या करना है जिससे देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा? तो उसे ऐसी नीतियाँ बनानी होगी, ऐसे प्लानिंग बनाने होंगे जिससे देश आगे आ सके, जिससे बेरोजगारी कम हो सके, जिससे जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे 26 करोड़ लोग, उनको हम गरीबी रेखा के ऊपर ला सके। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से प्रश्न पूछा है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। तो यहाँ पे 2020 का जो विज़न है उसके लिए महिलाओं के लिए भी जो अनामत रखी गई है, ये बात डॉक्टर कलाम ने हमें समझाई है। आगे का प्रश्न है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे पर काम नहीं कर सकते? तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में भी नहीं होंगे। यानी उन्होंने जवाब दिया था कि जो आवश्यक खर्च है, तो अनावश्यक खर्च कम करके हम आवश्यक खर्च की जो सराहना है उसे हम एकजुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। जो इसके शब्दार्थ है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। आपको किसी भी चीज़ में समझ नहीं आई होगी, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। टिल देन बी सेफ एट होम। अस्सलाम वालेकुम।